दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। पिछले 1 हफ्ते में संसद में 1 से डेढ़ घंटा ही जो काम चालू रहा, इतना ही वक़्त रहा, इससे ज़्यादा देर नहीं चल पाई। पूरे 1 हफ्ते का ये समय बता रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद फाइनली ये बात की जा रही है कि भई विपक्ष के साथ सहमति बन रही है और अब आगे जो चर्चा है वो हो पाएगी। लेकिन क्या वाक़ई में हो पाएगी, बड़ा सवाल ये है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जिस तरह से अभी तक बवाल रहा है सदन में, अब इसके आगे क्या शांति होगी? हालाँकि एक तस्वीर सामने निकल के आई जिसमें विपक्ष के साथ बैठ कर के इसकी आपसी सहमति की बात हुई। लेकिन ये आपसी सहमति उस टेबल तक है और सदन में जो गतिरोध अभी तक दिख रहा था 1 हफ्ते से, इसके बाद भी क्या वो दिखेगा? ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें मान करके भी चला जा रहा है क्योंकि अभी इस बार की सदन की कार्रवाई में कई ऐसे इम्पोर्टेंट बिल भी हैं जिस पर चर्चा होनी है, लेकिन उन सब चर्चाओं तक पहुँच नहीं पा रही हैं बातें। हमारे साथ इस वक़्त वरिष्ठ पत्रकार विनय जी साथ जुड़ रहे हैं और विनय जी के साथ ही इस बात को समझेंगे कि पार्लियामेंट की सिचुएशन जो है इस वक़्त, वो किस तरह से आगे बदलने वाली है क्योंकि ख़ास तौर से पिछले 1 हफ्ते में तो तस्वीर बहुत ही ख़राब रही। लोकसभा में अच्छा खासा गतिरोध रहा, लेकिन इसे समाप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय बैठक की है और सुचारू रूप से चलाने की बात की है। लेकिन विनय जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या सुचारू रूप से चलेगा? इतने बड़े मुद्दे हैं, संभल है, मणिपुर है और पहले ही तमाम तरह की तस्वीरें लगातार हंगामा 10-10 मिनट चल के संसद बंद हो रही है, इस तरह की तस्वीर रही है। अभी आपको लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा मुद्दा, हालाँकि 26 नवंबर को आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेकर के और फिर उसके बाद में तस्वीरें भी खिंचाई गई, सारी चीज़ें, लेकिन यही कॉन्स्टिट्यूशन की किताब वो है, जिसको लेकर के हंगामा भी चल रहा है, ये चुनाव का एक अब टूल भी बन चुका है। ये भी एक बात समझने की है यहाँ पे। विपक्ष ने इसे अपना एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया है। वहीं पर अब सरकार कोशिश कर रही है किस तरह से इसको भी इनकैश करने की, लेकिन कर नहीं पा रही है। अब यहाँ पर ये जो सदन में आगे जो कार्रवाई होगी, क्या आपको लगता है ये किस किस तरफ डाइल्यूट होने वाली है? अभी तो विनीता, जैसे आपने खुद ही एक रूपरेखा तो बता दी है, एक समरी तो दे दी आपने अभी तक की जो स्थिति रही है संसद के दोनों सत्रों में। और लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों सदनों में अभी तक कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। सिर्फ लोकसभा में प्रियंका गांधी और नांदेड़ के जो कांग्रेस के लोकसभा एमपी नए निर्वाचित होकर आए, उनकी शपथ ग्रहण जरूर करवाई थी लोकसभा स्पीकर ने। और विपक्ष शुरू से अड़ा हुआ है कई सारे मुद्दों को लेकर कि इनके ऊपर पहले बहस होनी चाहिए। और एडजर्नमेंट नोटिसेस भी दे रखे थे, स्थगन प्रस्ताव की सारी कार्रवाई को स्थगित करने के बाद विपक्ष सदन के दोनों जो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, वो इनके ऊपर बहस करे। और उन मुद्दों के ऊपर बहस कराने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। जाहिर सी बात है कि स्थगन प्रस्ताव जो आए थे, एडजर्नमेंट नोटिसेस आए थे, विपक्ष के सदस्यों द्वारा जो डाले गए थे, वो सभी खारिज कर दिए गए, सभी को रिजेक्ट कर दिया गया। दोनों राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ द्वारा और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। तो जाहिरी तौर पर जो 25 नवंबर से सदन शुरू हुआ था, तो कोई सॉलिड कार्रवाई तो क्या कुछ भी नहीं चल पाया। और विपक्ष के हंगामे के बीच सदन पहले 1 घंटे के लिए स्थगित हुआ, उसके बाद फिर पूरे दिन के लिए स्थगित होता रहा। तो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में यही पैटर्न देखने को मिला कि कोई भी इसमें काम नहीं हो पाया विपक्ष के हंगामे के बीच में। और सरकार और प्रधानमंत्री मोदी ये कहते रहे हैं बाहर के मंच पे, क्योंकि सदन में तो बोलने का मौका मिला ही नहीं किसी को, कि विपक्ष के साथ चर्चा करने के लिए हर मुद्दे के ऊपर सरकार तैयार है। जो हर सदन से पहले प्रधानमंत्री कहते हैं, वो इस बार भी उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष चर्चा में हिस्सा ले। मगर विपक्ष का सवाल ये था कि सारी कार्रवाई को स्थगित करने के बाद, जैसे मणिपुर का इशू है, संभल का इशू है, कांग्रेस जिस पर काफी एक सख्त रुख अख्तियार किया था और एक बड़ी एग्रेसिव लाइन कांग्रेस ने ले रखी थी अडानी के ऊपर, जो इंडाइटमेंट हुआ था यूएस प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा, जो चार्जेस थे, एलिगेशंस थे ब्राइबरी के, कि उनके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। और कांग्रेस का यही कहना था कि सरकार कभी मानेगी नहीं कि अडानी के ऊपर, उनके उद्योग समूह के ऊपर चर्चा हो, जो इसको एक जो नए एलिगेशंस, जो नए चार्जेस, नए आरोप लगाए गए हैं यूएस प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा अमेरिका में,
तो उसके ऊपर गतिरोध बना हुआ था और सब विपक्ष एक साथ था। मगर आज जिस तरह से आपने बताया भी कि एक ऑल पार्टी मीटिंग थी, सर्वदलीय मीटिंग, जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ली और उसमें ये सहमति बनती नजर आ रही है कि 13 और 14 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संविधान के ऊपर बहस होगी लोकसभा में, और 15 और 16 और 17 दिसंबर को होगी राज्यसभा में। तो क्योंकि हम सबको याद होगा कि ये 75वां साल है जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, और उसी का समारोह जो सेलिब्रेशन हुआ था 26 नवंबर को, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी हाँ, मुर्मू लेकिन मैंने कि वो ये था। तो वक्त हर साल आता है, लेकिन इस बार ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इस बार संविधान की जो किताब है वो एक दोनों ही के बीच में, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक बहुत बड़ी दरार की तरह, एक तलवार की तरह खड़ी हो गई है। अब दोनों ये सोच रहे हैं कि ये किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विपक्ष ने संविधान खतरे में आए ये करके अपना पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसके लिए डैमेजेस भी फेस करने पड़े सत्ता पक्ष को। और उसके बाद में उन्होंने भी उस किताब को साथ में लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि चंद्रचूड़ जी ने उस किताब को न्याय की देवी के हाथ में थमा दिया। तो अलग अलग तरह से चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये इस बार डिफरेंट है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार का संविधान दिवस जो है वो बाकी दिनों से भी, बाकी अगले पिछले इन तमाम सालों से ज्यादा विवादित वाली पोजीशन में नजर आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जो कांग्रेस ने और विपक्ष ने जो एक नैरेटिव बनाया, और जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से संविधान की जो एक लाल किताब, तो उसका छोटा वर्जन, जो एब्रिज्ड वर्जन, वो हाथ में लेकर कांग्रेस के तो बहुत सारे सदस्यों ने संविधान को हाथ में लेकर नई लोकसभा में शपथ ली। और अभी इसी क्रम में आगे प्रियंका गांधी वाड्रा रही, जो कि वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीत कर आई है, बाई इलेक्शन, जो राहुल गांधी ने सीट खाली की थी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें ये नैरेटिव बनाया, क्योंकि बीजेपी के खुद कई नेताओं ने, 2-3 बड़े नेताओं ने ये कहा था कि अगर हमारे 400 से ज्यादा सदस्य आ गए, बिल्कुल एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ गई, 2/3 मेजोरिटी आ गई, तो हमको जरूरत ही नहीं है किसी और की, हम संविधान में जो भी चाहें बदलाव कर सकते हैं। तो उसको पकड़ा कांग्रेस ने और एक नैरेटिव जो बनाया विपक्षी दलों ने, खासतौर पर कांग्रेस ने, वो उससे डैमेज तो जरूर हुआ बीजेपी को, जो 240 सीटों पर सिमट के रह गई, और 32 सीटें अभी भी, 32 एमपी चाहिए लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के लिए। तो जो मैजिक मार्क है 272, उससे नीचे। और प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के व्यवस्था में काम करने के आप देखें तो आदी नहीं है, उसकी आदत नहीं, उनको वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी उनकी गुजरात में भी रही, और पहले जो 2 टर्म रहे, 1 दशक जो उन्होंने निकाला, 5-5 साल के 2 टर्म निकाले, और ये तीसरे टर्म में भी ये सोचा जा रहा था कि पूरे की पूरी मेजोरिटी आ जाएगी बीजेपी की। तो वो एक झटका जरूर लगा बीजेपी को, और अपोजिशन, मैं समझता हूँ विपक्ष उसमें काफी कामयाब रहा कि उस नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाया कि अगर संविधान में बदलाव हो गया तो सारे अधिकारों के ऊपर कौन हनन कर दे, किस तरह से ट्रैम्पल हो जाएं आपके अधिकार। तो वो जरूर कहीं ना कहीं लोगों को लगा, मगर इतना पुरजोर तरीके से अगर हुआ होता तो बीजेपी की और कम सीटें मैं समझता हूँ कि आती। तो बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार तो बना ली, बट दे आर ऑन द थिन आइस। अब इसके 2 उदाहरण आप देखिए कि जिस तरह से विपक्ष ने लोकसभा में और राज्यसभा में जो हंगामा किया, और दोनों सदन चल नहीं पाए। अगर पहले जैसी स्थिति होती तो 2-3 दिन, 4 दिन में ये मामला सुलझ जाता। दूसरा, वक्फ बोर्ड का जो बिल है, उसके ऊपर पिछले सत्र में जो हुआ था कि उसको जेपीसी को देना पड़ा, जबकि बीजेपी इसके मामले में बिल्कुल आम, अगर जिस तरह के परिस्थितियां अगर होती नॉर्मल, जहां बीजेपी की पूरी मेजोरिटी होती, पिछले लोकसभा में अगर होते, तो मैं नहीं समझता कि इस पे बीजेपी कभी राजी होती। तो अब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसको कर रही। दूसरा, विपक्ष की जीत ये हुई कि जो जेपीसी के एक्सटेंशन के लिए, जिसके हेड जगदम्बिका पाल हैं, जो यूपी के बीजेपी के लीडर हैं, पहले 1 दिन के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं यूपी में, उनको इसका हेड बनाया वक्फ बिल का। और विपक्ष में काफी इसके ऊपर बहुत तीखी बहसें हुई जब उनकी जेपीसी की मीटिंग्स वगैरह हुई। तो विपक्ष चाहता था कि लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी कि जेपीसी का जो समय था 29 नवंबर तक, उसको और बढ़ाया जाए।
तो सरकार एक क्रूशियल बिल्स इस सत्र में, शीतकालीन सत्र में लाना चाहती थी। एक तो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल और दूसरा वन नेशन वन पोल के ऊपर डिस्कशन सरकार करवाना चाहती थी कि उसको आगे बढ़ाए अपने एजेंडा को, जो प्रधानमंत्री मोदी कई सारे प्लेटफॉर्म से कह चुके हैं। और सरकार भी बड़ी कीन है इसमें। जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में समिति बनी थी और उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट सौंपी थी राष्ट्रपति को कि एक देश और एक चुनाव हो, वन नेशन वन पोल, उसको लाना चाहती थी। और इसके अलावा 15-16 बिल और भी हैं, जैसे कोस्टल वाला आज इंट्रोड्यूस हो चुका है बिल, थोड़े से समय जो सदन चला। तो ये सब मुद्दे तो रहेंगे, मगर अब देखें तो विपक्ष ने जो 3 मेन मुद्दे थे विपक्ष के, खासतौर पर कांग्रेस के रहे। एक अडानी के जो और उनके भतीजे के जो इंडाइटमेंट हुआ और अरेस्ट वारंट इशू हुआ यूएस में, उसको लेकर। दूसरा, मणिपुर में जो अनरेस्ट चला आ रहा है इतने समय से, और एक ताजे दौर की हिंसा में कई सारी जानें चली गई। और तीसरा भी ताजा जो संभल में वायलेंस हुआ। और उसके बाद आप देखिए कि इस तरह की जो मरमर सुनाई पड़ रही है, सुगबुगाहट अजमेर शरीफ में भी सुनाई पड़ी। वो जो दरगाह जिसको हिंदू मुस्लिम दोनों एक बराबर मानते हैं, बहुत मान्यता है, केवल मुस्लिम्स में नहीं, बाकी धर्मों के मानने वाले भी अजमेर की दरगाह शरीफ के प्रति काफी श्रद्धा रखते हैं। तो सवाल ये उठता है विनीता कि ये सिलसिला कहाँ पर जाके रुकेगा। तो ये जो संविधान में ये इस पर मेरा आपसे ये सवाल भी है कि लिबर्टी है जी, जिस तो तरह विपक्ष उसके ऊपर काफी एक पैना रुख है, विपक्ष का आक्रामक रुख है। और मैं समझता हूँ कि संभल के वायलेंस के ऊपर जो जुडिशियल प्रोब ऑर्डर करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, पहली बार जुडिशियल कमीशन वहां पर संभल को विजिट किया। तो आगे किस तरह से इसके ऊपर सरकार क्या कदम लेती है, किस तरह से जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनको कैसे अश्योर करती है, हालांकि बार बार बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह से तो इतनी टेंशन्स, सोशल टेंशन क्रिएट करके तो नहीं होता ना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।